जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक भारतीय उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज हम उनके जीवन के कुछ अहम किरदारों को जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक बड़े कमाल की बात यह भी कही है कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। इस लाइन को उन्होंने पूरी तरह से खुद पर अप्लाई किया। ये जानकर भी शायद आपको आश्चर्य होगा कि रतन टाटा जी का टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि वह गोद लिए हुए पुत्र हैं। वह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने राज में टाटा को शिखर पर पहुंचा दिया। वे अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। उन्हें उद्योगपति कहें, देशभक्त कहें, दानवीर कहें या एक सफल बिजनेसमैन, ये आप ही डिसाइड करें। वे अपने कुल मुनाफे का 66% तक दान कर देते हैं। वह एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। देश पर कभी भी कहीं भी कोई भी आपदा आई हो, इन दानवीर ने दिल खोलकर पैसों का दान किया। और शायद आप सभी को मालूम ही होगा कि कोरोना वायरस महामारी जब हिंदुस्तान में आई थी, तो उस समय उन्होंने 1500 करोड़ रुपए, जी हाँ 1500 करोड़ रुपए भारत सरकार को दान किए थे। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने वह सम्मान हासिल किया है जिसके वह वास्तव में हकदार हैं। देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का निर्वहन भी किया है। उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से अपनी उन्नति के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया। गुजरात के सबसे पुराने कस्बे नवसारी में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। 1947 में यह क्षेत्र बड़ौदा के अधीन हो गया। दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, टाटा घराने के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पिता नुसीरवान जी टाटा का भी निवास स्थान नवसारी ही है। यहीं पर जमशेद जी टाटा का भी जन्म हुआ। इनका निवास स्थान आज भी यहाँ स्मारक रूप में संरक्षित है। नुसीरवान जी टाटा के पूर्वज कई पीढ़ी से पारसी संप्रदाय में पुरोहित का कार्य किया करते थे, इसलिए समाज के सम्मानित लोगों में उनकी गिनती होती थी। नुसीरवान जी ने बदलते समय के साथ कुछ नया करने को सोचा। उन्होंने मुंबई आकर निर्यात करना शुरू किया। फिर उन्होंने जमशेद जी को भी मुंबई बुला लिया ताकि वह भी व्यापारिक क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ कुशलता भी हासिल कर सकें। श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा के पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थी। रतन टाटा की 10 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके कारण उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा ने अपनी स्कूल की शिक्षा मुंबई से प्राप्त की और स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी कंप्लीट किया था। सन 1958 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया। रतन टाटा अपने स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इसी दौरान उन्हें IBM से जॉब की ऑफर भी आई थी, लेकिन रतन टाटा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन्होंने कभी भी अपने नाम का फ़ायदा नहीं उठाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कॉलेज टाइम में पैसों के लिए बर्तन साफ करने जैसा काम भी किया था। उनका ऐसा मानना था कि मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता हूं। रतन टाटा जी की कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक
यह टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि इनके दादाजी का मानना था जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से नहीं जान लेते तब तक आप इसके मालिक नहीं बन सकते। उनकी इसी बात को इन्होंने अच्छी तरह से फॉलो किया। इसके बाद 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में उन्हें नेल्को कंपनी हैंडओवर कर दी गई थी। वह टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे पर जा रही थी। उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी की वजह से उसे जल्दी बंद करना पड़ा। यह उनकी लाइफ का पहला फेल्योर था, लेकिन उन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी सफलता नहीं मिल सकी। यह कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब तक उन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपेंड करते गए। रतन टाटा जी के आने के बाद टाटा ग्रुप को प्रति वर्ष लगभग 50% तक का मुनाफा होने लगा। यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस की दुनिया में टाटा ग्रुप का परचम फहराना शुरू कर दिया। काफ़ी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को खरीद भी लिया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैगुआर भी थी। इसके साथ ही टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी भी थी। वहीं टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और भी कंपनियों को उन्होंने खरीद लिया। टाटा ग्रुप पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स को बनाती थी, लेकिन आम भारतीयों के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरीके से हिंदुस्तान में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसको पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। एक साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों ने इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव तक दे दिया। यह कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की खुद की थी। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, इसलिए रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। उन्होंने अपने साझेदारों के साथ इसे बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास रखा। कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटों तक चली। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार बहुत रूखा था। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी ही नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम यह कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। रातों रात उन्होंने डील को कैंसिल किया, वापस चले आए। वो इस बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें तब अपनी सक्सेस से जवाब देना था। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चलने लगी। 2008 के आते आते वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जिस तरह से रतन टाटा उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय पर पहुंचे थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। इस बार भी बिल फोर्ड ने बिल्कुल वही बात दोहराई
जो पिछली मीटिंग में उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार बात पॉजिटिव थी। बिल फोर्ट ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा हैं, जो मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपनी सफलता के नशे में कभी भी चूर नहीं हुए। ये उनका एक महान गुण है, जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दिखाता है। यह सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। हमारे देश में जब भी संकट आया, रतन टाटा जी हमारे देश की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। 2011 सबको याद होगा, 26/11 का वो दिन था जब खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। तब इनके होटल ताज के लगभग 80 एम्प्लॉइज की जान चली गई थी। इसके बाद वह सभी के घरों पर गए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उन सभी का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया, यहाँ तक कि होटल के आसपास के छोटे मोटे काम करने वाले, जिन्हें इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, उन सब की आर्थिक मदद की। और कोविड संकट में, जैसा मैंने पहले बोला, 1500 करोड़ की मदद भी टाटा ग्रुप में की। देश में पेंडेमिक के दौरान टाटा समूह में जो भी फ्रेशर्स आए थे, उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला गया। 4.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज थे। तो रतन टाटा के ग्रुप में एम्प्लॉइज को न निकालने के साथ साथ मदद भी की गई, जबकि दूसरी ओर पूरे विश्व में लोगों की नौकरियां जा रही थी। टीसीएस के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नटराजन चंद्रशेखरन वर्तमान में इस 150 साल पुराने टाटा समूह के चेयरमैन हैं। इन्हें टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा ने सारस मिस्त्री को हटाने के बाद चुना था। जबरदस्त नेतृत्व क्षमता और रतन टाटा से नज़दीकी होना उनके चुनाव की मुख्य वजह रही थी। इसकी खासियत है कि वे टाटा ग्रुप को अच्छी तरह से समझते हैं। वे पिछले 35 सालों से इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रतन टाटा को देश का रत्न ऐसे नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिससे हर कोई उनके दयालुपन का कायल हो गया। रतन टाटा जी स्वभाव से थोड़ा शर्मीले हैं। वे बाहरी चमक दमक पर विश्वास नहीं करते। रतन टाटा जी के नेटवर्थ की बात कही जाए तो वे अपने हिस्से की 65% से ज़्यादा की राशि का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करते हैं। फिर भी उनकी नेटवर्थ तकरीबन 120 बिलियन डॉलर के करीब है। इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 9 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी तथा रतन टाटा जी के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे पाया वो आपको ज़रूर अच्छी लगी। और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।